हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 17 प्राकृतिक वास। ठीक है, या उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आवास कहते हैं। आज इसका हम लोग भाग एक पढ़ने वाले हैं और भाग एक में आज हम लोग है ना बहुत कुछ समझेंगे और जानेंगे कि प्राकृतिक वास होता क्या है। ठीक है, तो आज मैं टॉपिक लिखा हूँ, उसको सबसे पहले बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहला है प्राकृतिक आवास से अभिप्राय। सबसे पहले तो प्राकृतिक वास क्या है, क्योंकि अध्याय का नाम भी ये है प्राकृतिक वास। तो प्राकृतिक वास क्या है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक वास एवं पर्यावरण के घटकों के मध्य क्या पढ़ेंगे, अंतर संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जैविक घटकों में अंतर संबंध और लास्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण स्तर। ठीक है, ये 4 टॉपिक है जिसे बहुत अच्छे से समझेंगे और जो भी आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा बिल्कुल उसको करके आप लोग मुझे भेजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज समझते हैं हम लोग, है ना। यहाँ बात करेंगे हम लोग प्राकृतिक वास। प्राकृतिक वास होता क्या है। ठीक है, अगर हम आपको अपने राज्य का छत्तीसगढ़ है ना, अपने राज्य का है ना जगदलपुर वाले इलाके में लेकर चलते हैं तो वहां कांगेर नदी का एक तट है, उसके समीप है ना कुटुमसर गुफा है। उस कुटुमसर गुफा के अंदर हम देखते हैं, तो उस कुटुमसर गुफा के अंदर हम जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है, चूना जो पानी है ना, चूने का जो पानी है वो क्या है, टपक रही है ना, और टपकता है जिसके कारण से क्या हो गया है, वहां पर जो शंकुआकार जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, एक तो छत से लटकती हुई जो शंकुआकार स्ट्रक्चर बना हुआ है और जमीन पर जो टपकी हुई है उसका एक शंकुआकार स्ट्रक्चर बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ही जगदलपुर के है ना उस कांगेर नदी तट के किनारे है ना, वो क्या है ना, वहां पर कुटुमसर नाम का एक गुफा है। ठीक है, उस गुफा में है ना, वो तो 35 मीटर नीचे गहरा है। ठीक है, उस 35 मीटर नीचे गहरा है और प्लस 1 किलोमीटर कैसा है, वो लंबा है और अंदर इतना गुप्त अंधेरा है कि अगर हम वहां पर अगर टॉर्च लेकर जा रहे हैं तो टॉर्च लेकर जा रहे हैं, अगर हम गलती से टॉर्च भी बंद कर देते हैं तो एक कदम हम नहीं चल पाएंगे। ठीक है, इतना गुप्त अंधेरा है क्योंकि वो 1 किलोमीटर कैसा है ना लंबाई में है और 35 मीटर मतलब जमीन की सतह से 35 मीटर नीचे कैसा है, वो गहरा है। और वहां पर जो चूना पत्थर जो है ना, अर्थात चूने का वहां पर रिसाव हो रहा है, चूने पत्थर है तो चूना पत्थर का वहां पर रिसाव हो जब होता है तो छत से टपकती हुई जो चूना का पत्थर का जो है ना, उसके कारण से वो शंकुआकार स्ट्रक्चर बन चुका है। साथ ही साथ नीचे जमीन पर टपकता है तो उसका भी एक शंकुआकार स्ट्रक्चर बन चुका है जो बहुत ही लाभान्वित करता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर है ना जो जमीन से कैसा है 35 मीटर कैसा है, नीचे है। ठीक है, जमीन से कैसा है 35 मीटर नीचे है, गहराई में है और साथ ही साथ वो 1 किलोमीटर कैसा है, लंबा है। ठीक है, उसके अंदर हमको टॉर्च लेकर चलना पड़ता है। अगर हम टॉर्च कहीं क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। और अंदर क्या है, ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है थोड़ी सी डाउन है बाहर की तुलना में, अर्थात हम ज्यादा देर तक वहां पर रहेंगे तो हमें सांस में थोड़ी सी तकलीफ भी हो सकती है। ठीक है, साथ ही बात करते हैं वहां पर बहुत सारे जीव जंतु भी क्या करते हैं, वहां पर निवास करते हैं। जैसे बात कर सकते हैं, अब आपको पता है गुफा में क्या है, अब गुफा में शेर नहीं है ना, गुफा में क्या है, वहां पर चमगादड़ है ना, मिलीपीड्स है और साथ ही साथ जो पानी वहां पर रिसाव होता है, बहता है, उसमें आपको मिलेंगे है ना मछली मिलेगी, कानी मछली मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी है ना जो जीव समुदाय है उनका वहां पर निवास स्थान है, जो वहां पर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, मिलीपीड्स हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, चमगादड़ हो गए। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा वो छोटी छोटी मछलियां, वो सब वहां पर निवास करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं उस कुटुमसर गुफा का, तो उस कुटुमसर गुफा में अगर मैं बात करता हूं तो अंदर का जो तापमान रहता है वो साल भर 22 से है ना 30 डिग्री या 32 डिग्री तक के आसपास या 35 डिग्री के आसपास ही रहता है। मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और अंदर जो भी उसमें जल रिसाव हो रहा है, पानी जो बह रहा है उस गुफा के अंदर, ठीक है, उसका भी तापमान वही 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मतलब उसमें भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मतलब हम गुफा के तापमान के बारे में बात करें या उसके अंदर जो पानी जो बह रहा है उसके बारे में बात करें, जिसमें जीव समुदाय कैसा है, जीवित है, अगर उसका बात करते हैं तो उसमें वो क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें अगर हम कुटुमसर गुफा के अंदर हम जब प्रवेश करते हैं तो कुटुमसर गुफा के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो हमको बहुत सारी है ना और है ना जो चीजें हैं वो हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि बात कर सकते हैं वहां पर है ना पाए जाने वाले जो कानी मछली है, वो कानी मछली जो है वो कितनी है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई में है। कितना है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई की वो मछली होती है। ठीक है, जो लगभग कैसी होती है, अंधी होती है, क्योंकि इसकी आंख जो होती है बहुत छोटी होती है। इसे वहां के जो है ना लोग है, जो रहवासी है, उसको उन लोग क्या कहते हैं, कानी मछली के नाम से जानते हैं। कौन सी मछली के नाम से जानते हैं, कानी मछली। हम लोग तो अंधी मछली बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन उन लोग कहते हैं कानी मछली। ठीक है, कानी मछली के नाम से जाना जाता है। इसकी आंख जो है बहुत ही छोटी है और साथ ही साथ वो लंबाई में मैंने बताया आपको 2 से 4 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो ये जो कानी मछली है वही क्या करता है, अपना जीवन यापन वही संपन्न कर लिया, अर्थात वो आपको उसको क्या बना लिया, उस गुफे को क्या बना लिया, अपना आवास बना लिया। मतलब वही प्रजनन करता है और वही क्या हो जाता है, मर जाता है।
ठीक है। उसके बहुत सारे प्रजाति जो है, उन मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां जो है अलग जगहों पर भी देखने को मिलती है। अधिकतर वहां पर गुफाओं में रहता है, जिसको चमगादड़ जो है अपना शिकार भी करना बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और वहां जो वो कानी मछली जो रह रही है, वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को या घोंगे को या इत्यादि जीवों को खाकर क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, एक प्रकार का प्राकृतिक वास बना ही रहा है। ठीक है, अर्थात वो है ना, देखो वो छोटे से जीव से लेकर यहाँ तक का चमगादड़ तक के बड़े जीव उस गुफा में निवास कर रहे हैं। तो उस गुफा में निवास करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वहां पर एक वास स्थान बना लिए हैं। अर्थात मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम गुफा का बात करें तो जहां पर गुफा में मैंने उस है ना वायु का बात किया था, थोड़ा बहुत प्रकाश भी जा रहा है, उसका ही बात करूंगा। साथ ही साथ उसमें जो जल है उसका बात करूंगा, साथ ही साथ जो चूना पत्थर उसका बात करूंगा। ये सभी क्या है, अजैव घटक है। कौन से घटक है, अजैव घटक। लेकिन उसमें जो जीव निवास कर है, जैसे कि चमगादड़ हो गया, साथ ही साथ मैंने बात किया था जो कीड़े मकोड़े हो गया, साथ ही साथ मैंने बात किया था उसमें जो मछली है, मिलीपीड्स है ना, घोंघा है, इत्यादि जो निवास है, जो जीवित है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। तो जैव घटक अजैव घटक दोनों वहां पर हमको उस गुफा के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, उनका जीवन जो है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, मतलब लगातार 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 क्या हो रहा है, चल रहा है। क्योंकि एक दूसरे के बीच क्या है, उनकी अंतर संबंधता जो है वो बनी हुई है। और उस प्राकृतिक वास में, उस है ना, उस वास में वो जीव कैसा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। ठीक है, मतलब वो जन्म से लेके मृत्यु तक उसी है ना गुफा के अंदर अपना जीवन क्या कर रहा है, वो है ना कंप्लीट कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। ठीक है, तो इसके हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक वास। जिस प्रकार से हम अपने सामान्य वातावरण में रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहीं आए हैं और यहीं क्या हो जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। मतलब हमको यहाँ पर सभी प्रकार के जो सजीव और निर्जीव घटक जो है, उसका जो समान तालमेल है वो हमको मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें अगले टॉपिक की ओर। हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक है ना एवं पर्यावरण के घटकों के मध्य अंतर संबंध। तो प्राकृतिक एवं पर्यावरण के घटकों के मध्य अंतर संबंध, जैसे कि उदाहरणता मैंने अभी बात किया था कि यहाँ पर सजीव और निर्जीव दोनों घटकों के बीच क्या है, अंतर संबंध है। तभी हमारा जीवन जो है वो कैसा है, लगातार लगातार चल रहा है, संपन्न हो रहा है। उदाहरणता बात करते हैं कि हम सवेरे सोकर उठते हैं और रात तक सोने से पहले तक का, अगर जो भी हम अपने दिनचर्या में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको हम लोग सुबह से लेकर रात तक का, सोने से पहले तक का सोचे कि हमने अपने दिनचर्या में आज क्या क्या उपयोग किया, तो आज हमने क्या क्या उपयोग किया होगा। जैसे उदाहरण, पानी उपयोग किया, भोजन उपयोग किया, चावल उपयोग किया, जो भी। ठीक है, हमने टूथब्रश भी इस्तेमाल किया, है ना, पानी इस्तेमाल किया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे दिनचर्या में थे। हमने वस्त्र इस्तेमाल किए, है ना, अपने चप्पल इस्तेमाल किया, जूता इस्तेमाल किया, जो भी आपने इस्तेमाल किया वो सब क्या थे, आज के दिनचर्या के हिसाब से था। अब इस दिनचर्या को अगर हम लेते हैं कि ये किस चीज से बना हुआ था, जैसे उदाहरणता बात करते हैं, वस्त्र। वस्त्र जो है किससे बनता है, रेशम से बनता है, रेशे से बना, धागा से बना। किससे प्राप्त हुआ, कपास के पौधे से प्राप्त हुआ। तो वो जो कपास का पौधा था वो किसके अंतर्गत आ गया, वो तो सजीवों के अंतर्गत आ गया। लेकिन जो वस्त्र बना वो किसके अंतर्गत आ गया, आपका ये अजैव घटक के अंतर्गत। मतलब कहीं ना कहीं वो जैव और अजैव के बीच में क्या है, अंतर संबंध जो है वो कैसा है, बना हुआ है। तभी हमारा जो ये पर्यावरण है वो संतुलित रूप से चल रहा है, अन्यथा चलने वाला नहीं होता। इनका जो अंतर संबंधता था वो कैसा हो जाता, बिगड़ जाता। मतलब संतुलन जो था वो कैसा हो जाता, बिगड़ जाता। इस कारण से क्या हो रहा है कि कोई भी जीव है, चाहे अगर मैं इस चींटी से लेकर बात करूंगा हाथी तक का, चींटी से लेकर हाथी तक का बात करूं, या बात करता हूं एक पौधे गुलाब का ही बात करता हूं, शेर का बात करता हूं, तो कहीं ना कोई जीव है ना, जैव अजैव घटकों के बीच क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। उनके बीच वो अंतर संबंध बना हुआ है पर्यावरण के साथ। तभी जो है ये जो प्रकृति का संतुलन है वो कैसा है, लगातार लगातार संतुलित रूप से चल रहा है, अन्यथा क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। ठीक है, तो बिल्कुल जो समझा रहा हूँ बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। जहां समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड कीजिएगा और बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, तो एक दूसरे के बीच में अंतर संबंध है, तभी वो हम क्या है, यहाँ पर जीवित हैं, और हमारा जीवन जो है वो क्या हो रहा है, लगातार 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 आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि हम सुबह से लेकर रात के सोने से पहले तक का जो भी अपने दिनचर्या में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सूची बना लीजिए, कौन कौन सा अजैव है और कौन कौन सा जैव है। अरे भाई, हम सांस लेने के लिए जो हवा इस्तेमाल कर रहे हैं वो अजैव घटक के अंतर्गत आ रहा है। हम पानी पी रहे हैं, अजैव घटक के अंतर्गत आ रहा है। हम प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी ले रहे हैं, ये भी अजैव घटक के अंतर्गत आता है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। तो उन अजैव घटकों को भी हम क्या कर रहे हैं, ये जो जैव घटक हम हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किसी प्राणी को खाते हैं, किसी जीव को खा रहे हैं, किसी पौधे को खा रहे हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, हम उस जैविक घटक को भी क्या कर रहे हैं, अपने भोजन के रूप में क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। साग भाजी इत्यादि तो खाते ही हो गए, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आ गए, जैव घटक के अंतर्गत आ गए। उन जैव घटकों को आपने क्या किया, ग्रहण किया। तो यहाँ से आपको पानी भी मिल रहा है, हवा भी मिल रहा है, प्रकाश भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपने किसको ग्रहण किया, उस है ना पौधे को ग्रहण किया, जो हरी साग सब्जियां थी उनको ग्रहण किया। तो उसके माध्यम से भी आप उसको ग्रहण कर रहे हो। मतलब सजैव अजैव दोनों के बीच का क्या है, अंतर संबंध यहाँ पर बना हुआ है किसी ना किसी माध्यम से। तभी बार बार बोल रहा हूं मैं, तभी पर्यावरण का जो संतुलन है वो बना हुआ है, अन्यथा क्या हो जाता, बिगड़ जाता। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं इसमें जैविक घटकों में अंतर संबंध। अब जैविक घटकों में अंतर संबंध के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैविक घटकों के बीच अंतर संबंध में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं अगर वहां पर है ना अपने छत्तीसगढ़ में उपस्थित जो वन भैंसा है उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, अब वन भैंसा के बारे में बात करते हैं। तो वन भैंसा जो है वो क्या करता है, अपने भोजन में है ना घासों को ग्रहण करता है, घास खाता है, और साथ ही साथ अन्य पौधों को भी ग्रहण करता है। ठीक है, क्योंकि घास जो है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाता है। मतलब उसने ऊर्जा ग्रहण कर लिया, घास ने क्या कर लिया, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या कर लिया, उसने ऊर्जा को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब उस ऊर्जा को खाने के लिए कौन आ गया, वहां पर वन भैंसा आ गया। कौन आ गया, वन भैंसा। तो जितना ऊर्जा जो था घास के पास, वो ऊर्जा किसके अंदर ट्रांसफर हो गया, उस वन भैंसा के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब वन भैंसा ने क्या कर लिया, ऊर्जा को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब उस ऊर्जा को किसने ग्रहण किया था, वन भैंसा ने ग्रहण किया था। अब उसे खाने के लिए कौन आ गया, शेर आ गया। तो शेर के अंदर क्या हो गया, ऊर्जा क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, मतलब स्थानांतरित हो गया। तो इस प्रकार से ऊर्जा की बहाव की दशा को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। मतलब एक दूसरे को खाए जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और ये खाद्य श्रृंखला आप लोग कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ ही चुके हो। ठीक है, तो चलिए एक छोटे से चित्र के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए पौधे हैं, या बात कर सकते हैं घास है। ठीक है, यहाँ पर घास है। इस घास को खाने के लिए कौन आया है ना, यहाँ पर कौन आया, वन भैंसा। तो वन भैंसा को अभी नहीं बुलाते हैं, बाद में बुलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसने क्या किया, जो हरे पेड़ पौधे थे उसने क्या किया, सूर्य का प्रकाश है ना और जल इत्यादि के माध्यम से उसने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाया। मतलब उसने ऊर्जा को स्वयं ग्रहण किया। जब ऊर्जा को स्वयं ग्रहण किया, उसके बाद उसको खाने के लिए कौन आ गया, यहाँ पर जो शाकाहारी जंतु, ठीक है, वन भैंसा, वो आया और उसने क्या कर लिया, उस घास को, उस हरे पौधे को उसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। जैसे ही उसने ग्रहण किया, उसके अंदर ऊर्जा क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरित हो गया। अब उस वन भैंसा को खाने के लिए यहाँ पर कौन आ गया, शेर आ गया। ठीक है, तो जितनी भी ऊर्जा थी दोनों की, वो किसके अंदर चला गया, शेर के अंतर्गत चले गया, मतलब शेर के अंदर पहुंच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऊर्जा की बहाव की दिशा जो थी वो कैसी हो गई, बदल गई। मतलब घास से कहाँ पहुंच गया, शेर तक पहुंच गया, वन भैंसा के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि है ना क्या हो रहा था, एक दूसरे को खाए जाने की प्रक्रिया, एक दूसरे को खाए जाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इस खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा की बहाव की जो दशा थी वो क्या हो रही, धीरे धीरे क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जैविक घटकों में क्या हो गया, ये अंतर संबंध है। दोनों जैविक घटक है, देख लीजिए, पौधे का बात करो, वन भैंसा का बात करो, शेर का बात, सभी जैविक घटक है। और जैविक घटकों के बीच ये क्या है, अंतर संबंध है। इसके माध्यम से वो क्या हो रहा था, एक दूसरे को खाए जाने की प्रक्रिया जो थी वो कंटिन्यू क्या थी, चल रही थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब इन्हीं खाद्य श्रृंखलाओं को है ना, अब ऐसा तो नहीं है केवल वन भैंसा घास को ही खाता होगा, ये पेड़ पौधों को भी खाता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पेड़ पौधों को खाने के लिए केवल वन भैंसा तो नहीं आएगा, हो सकता है खरगोश भी आ सकता है, हिरन भी आ सकता है, और कोई भी शाकाहारी जंतु वो भी आ सकता है। साथ ही साथ बात कर सकते हैं केवल वन भैंसा को खाने के लिए शेर ही तो नहीं आएगा, है ना, या शेर जो है केवल वन भैंसा को तो नहीं खाएगा, हो सकता है वो खरगोश को भी खा सकता है, हिरन को भी खा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जंतु हैं जो अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं को मिलता है, और अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखला मिलकर ही क्या बनाता है, खाद्य जाल बनाता है। ठीक है, बहुत सारे खाद्य श्रृंखला जब मिल जाते हैं तो किसका रूप लेते हैं, खाद्य जाल का रूप ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला क्या होता है, ये खाद्य श्रृंखला है आपका। ठीक है, एक दूसरे को खाए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला। और यही खाद्य श्रृंखला है, मतलब बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है, जब ये आपस में मिल जाती है तो किसका रूप ले लेता है, ये खाद्य जाल का रूप लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं, खाद्य जाल का रूप ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा आ गया तो उसमें जोड़ते जाओ, है ना, तो क्या बन जाएगा, वो खाद्य जाल बन जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसमें, लास्ट टॉपिक बात करते हैं इसमें, पोषण स्तर। पोषण स्तर मतलब जैसे कि बात करते हैं अभी, जैसे कि मैंने बात किया था यहाँ पर घास, वन भैंसा और शेर। तो पोषण स्तर में जैसे कि बात करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, घास जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, घास को हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक, क्योंकि वो स्वयं क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना रहा है, इसलिए वो क्या बन जाता है, उत्पादक। क्या बन जाता है, उत्पादक कहते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद
ये क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि शाकाहारी जंतु है। ठीक है, ये शाकाहारी जंतु क्योंकि वो सर्वप्रथम क्या कर रहा है? इसको ग्रहण कर रहा है, इसलिए वो उपभोक्ता, मतलब जो ग्रहण कर रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, यह है प्राथमिक उपभोक्ता और यह है द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्वयं अपना भोजन स्वयं बना रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से, वो क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। ठीक है, उत्पादक को जो प्राथमिक, जो खाद्य शाकाहारी, वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। उसके प्राथमिक उपभोक्ता जो ग्रहण कर रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है? द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात शेर। ठीक है, क्या ये शेर नहीं मरेगा? मरेगा। क्या ये वन भैंसा नहीं मरेगा? मरेगा। ठीक है, तो जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, अंतकालीन कहीं भी मृत्यु हो गई, तो इनको सड़ाने का, गलाने का, या इनके जो भी अपशिष्ट पदार्थ इनको सड़ाने गलाने का काम कौन करता है? अपघटक जीव करता है। कौन करता है? अपघटक जीव। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज में आता है। कौन आता है? अपघटक जीव। ठीक है, अपघटक जीव आता है। तो अपघटक जीव क्या करता है? जब ये वन भैंसा मर गया या शेर मर गया या इनके जो भी अपशिष्ट पदार्थ थे, उनको, है ना, जो जटिल पदार्थ थे उनको सरल पदार्थों में तोड़ने का काम कौन कर देता है? यहाँ पर अपघटक जीव करता है। ठीक है, तभी जो है पर्यावरण के बीच में जो है अंतर संबंध जो है वो बना हुआ है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, केवल लेने 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 का काम करोगे और देने का काम नहीं करोगे तो क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। जिस प्रकार से अगर आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप क्या करते हो? दूसरे से कॉपी लेते हो। ठीक है, और दूसरे से जब कॉपी लेते हो तो उसको लिखते हो, और जिससे कॉपी लिया हो, अगर मान लो किसी दिन उसको जरूरत पड़ गया, आपने कॉपी नहीं दिया, तो अगले बार वो आपको कॉपी देने वाला नहीं है, उनके साथ आपका झगड़ा हो जाएगा। एक वो का है ना भाई, आप केवल लेने का काम कर रहे थे कॉपी, एक दिन बेचारे स्कूल नहीं गया, वो बोला कि कॉपी मेरे को दे दो भाई, आज अटेंड नहीं किया, मेरे को लिखना, आपने कॉपी नहीं दिया। आप केवल लेने का काम कर रहे थे लेकिन देने का काम नहीं किया, तो क्या होगा? दोनों के बीच क्या हो जाएगा? जो एक्सचेंज वाला काम चल रहा था वो होने वाला नहीं है, मतलब अंतर संबंध जो था वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से केवल लेने 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 का काम करते जाओगे और देने का काम नहीं करोगे तो पर्यावरण का संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप घास, अर्थात बस बात करता हूँ कि यहाँ से आप घास में क्या था? यहाँ पर वो खनिज लवण को ग्रहण कर रहा था, जल को ग्रहण कर रहा था, प्रकाश को ग्रहण कर रहा था। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा था और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना रहा था। ठीक है, जिसको किसने ग्रहण किया? वन भैंसा ने ग्रहण किया। वन भैंसा को किसने ग्रहण किया? शेर ने। ठीक है, अब है ना, ये दोनों मर गए। दोनों मरने के बाद में अपघटक जी ने क्या किया? उसको सड़ाया गलाया, है ना, मतलब जटिल जो था उसको सरल में बदल दिया। तो उसके बाद उसका जो खनिज पदार्थ बना उसका फिर से किसने ग्रहण किया? वो जो हरे पेड़ पौधे थे उसने ग्रहण किया। फिर से उसके माध्यम से क्या बना? हरे पेड़ पौधे ने ग्रहण किया, ऊर्जा मिला इसको, उस ऊर्जा को किसने ग्रहण किया? वन भैंसा ने। फिर से शेर में, मतलब इनके बीच में क्या हुआ है? अंतर संबंध जो है वो लगातार लगातार चलते रहता है, बना हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रकृति का संतुलन जो है क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा की बहाव की दशा। यही क्या कहलाती है? पोषण स्तर कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण स्तर है एक प्रकार की, मतलब खाद्य श्रृंखला की जो प्रत्येक कड़ी जो होती है, खाद्य श्रृंखला की जो प्रत्येक जो कड़ी होती है ना, वो पोषक स्तर ही होता है। किसका होता है? पोषण स्तर की तरह ही कार्य करता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की जो प्रत्येक जो कड़ी होती है, मतलब हम लोग बात करेंगे हरे पेड़ पौधे, वन भैंसा और शेर, अपघटक जीव, तो इनकी प्रत्येक जो कड़ी होती है वो पोषक स्तर की तरह ही कार्य करती है, अर्थात ये पोषण स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषक स्तर कहलाता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज मैंने जो आप लोगों को समझाया है, उस कुटुम्बसर गुफा से लेकर, कानी मछली से लेकर, उसके तापमान से लेकर, है ना, वहां का स्ट्रक्चर कैसा है उससे लेकर, साथ ही साथ वहां कौन कौन से जीव पाए जाते हैं वहां से लेकर, है ना, तो हर एक चीज आप लोगों को मैंने समझा दिया। बिल्कुल बुक निकालिएगा, एक बार रीड कीजिएगा, जहां पे समझ नहीं आता बिल्कुल मुझे पूछिएगा, व्हाट्सएप पे नंबर पे कॉल कीजिएगा, जो भी आपको मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग के लिए होमवर्क क्या है? आप लोग वन भैंसा, है ना, शेर और घास के बीच में क्या बनाएंगे? खाद्य श्रृंखला बनाएंगे और बनाकर मुझे भेजेंगे। साथ ही साथ आप लोग खाद्य जाल भी बनाएंगे कि खाद्य जाल कैसा होता है, खाद्य जाल भी बनाकर आप लोग मुझे भेजेंगे। तो आज के लिए है ना, इतना बहुत है। धन्यवाद।